हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 14 फरवरी 2021। देखिए 21 तारीख को आपका रिज़ल्ट आया था। उससे पहले से ही 14 फरवरी 2021 चलिए जंतर मंतर पर धरना होगा, प्रदर्शन होगा। धरना प्रदर्शन जो है उसकी अनुमति क्या है? हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बहनें हैं जो वो व्हाट्सअप मैसेज कर रही हैं हमसे, वो परिजन जो हमसे जुड़े हुए हैं। जब 12 नवंबर को हम लोग दिल्ली गए थे, उस समय जो परिजन जुड़े हुए हैं हमसे, वो पूछ रहे हैं कि 12 नवंबर को आप लेकर गए थे, इसके बाद अभी 14 फरवरी को फिर लेके जा रहे हो, अब आपके पास क्या परमिशन है? हम ट्रांसपोर्टर से हम मिले, ट्रांसपोर्टर ने हमें कहा कि आप धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, आप परमिशन दिखाइए हमें, किस चीज़ का धरना है, कौन धरने की अनुमति कहाँ से मिली आपको? अब धरने की अनुमति जो है, बिना अनुमति आपको बता दूं कि धरना छोड़ के आप 5 से ज़्यादा लोग जो है वो आप वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते। धारा 144 क्या है उसकी बात करेंगे। जो आप लोगों ने सुना है धारा 144, कर्फ्यू क्या है वो आपने सुना है, दिल्ली में हालात कैसे हैं वो आपने सुना होगा, दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर क्या हालात है वो आपको पता होगा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए डिस्कस करेंगे कि ये सब जो है धरने की अनुमति क्यों ज़रूरी है। आप लोग कलेक्टर के ऑफिस के सामने आप देखते हैं कि एक शामियाना लगा के कुछ लोग बैठे होते हैं, तो उनको एक्चुअली लिखित में परमिशन होता है उनके पास में। ये आप देख रहे हैं वीडियो में कि किसी जगह माइक लगा हुआ है, एक लाउड स्पीकर ऑटो के ऊपर लगा हुआ है और उसमें कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है और कैंडिडेट्स चल रहे हैं साथ साथ, तो वो सब परमिशन होती है उसकी। वो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से हर कोई आह्वान कर देगा कि मैं रायसीना हिल के मैं आया हूँ और मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ, गृह मंत्री जी से मैं मिला हूँ अभी। देखिए मिलते हुए की फ़ोटो लगाइए आप, ऐसा नहीं है कि आप भ्रमित नहीं कर सकते आप कैंडिडेट्स को बिना परमिशन के लिए। देखिए दोस्तों, हम लोग इस पूरे चैनल आपके साथ, हमारा सपोर्ट है, आपका हर एक कैंडिडेट को सपोर्ट है। एसएससी जीडी 2018 हर एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो, धरना प्रदर्शन हो, चाहे बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शन हो, हम आपके लिए जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए बिना परमिशन जो है, बिना परमिशन के लिए सवालिया निशान वहाँ पे उठ जाता है। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि धारा 144 क्या है, वहाँ वर्दी मिलेगी या वर्दी वालों के लठ मिलेंगे, बता देता हूँ आपको। जो हमारे साथी जो है, जो देखिए दूर दराज से आएंगे, उस समय भी आए थे, 15-15 हज़ार रुपये कैंडिडेट्स खर्च करके आए थे 12 नवंबर को, और रो रहे थे वो जब लास्ट में, बड़ा गुस्सा था उनमें। तो वहाँ जाके जो बात, वहाँ लॉलीपॉप देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो वो लॉलीपॉप तो यहीं दे दीजिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि धारा 144 क्या है। उससे पहले परमिशन, जो परमिशन के लिए एक लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है, ये लेटर जो सर्कुलेट किया जा रहा है इसके बारे में बता दूं कि ये लेटर जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन COEPMFWA के लेटर पैड पे लिखा गया है। और ये कहाँ कहाँ रिसीव हुआ है, ये किसको लिखा गया है, ये प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है। और कहाँ कहाँ रिसीव हुआ है, तो रिसीव होने की बात आपको बता देता हूँ। आप लोग जो गृह मंत्री जी को लेटर लिख रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास एनवलप भेज रहे हैं, कुछ लेटर लिखा हुआ भेज रहे हैं कि सर मैंने ये लेटर लिखा है, ये देख के बताइए ये ठीक है क्या। और आपने कॉल भी किया है गृह मंत्री जी के कार्यालय में, वहाँ पर भी आपको यही कहा है कि आप लेटर लिख दीजिए। आप एसएससी में गए हैं, वहाँ पर आपको ये कहा है कि आप लेटर लिख दीजिए। ये रिसीव, देखिए रिसीव का आपको बता दूं, जो गृह मंत्री जी को आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं, वो आप गृह मंत्रालय का जो रिसेप्शन है वहाँ पर आप ये ऐसा सील आप भी अपने लेटर की एक जो फोटो कॉपी है उसके ऊपर लगवा के ला सकते हैं, बाई हैंड आप दे सकते हैं। परमिशन, ये जो है परमिशन जो है वो इस लेटर पैड पर नहीं मिलेगी दोस्तों, इसमें भ्रमित नहीं होना। आप लोग भ्रमित हो रहे हैं। कल हमें कुछ कैंडिडेट्स ने ये भेजा था, पहले हमें ये कहा कि परमिशन मिल गई, बड़ी बहस करते हैं, गालियाँ बड़ी पड़ती हैं हमें, बता देता हूँ आपको। लेकिन देखिए हम एक एक जो कैंडिडेट है उसका हम नुकसान नहीं होने देंगे। वहाँ आप जा रहे हैं बिना परमिशन के, आप जा रहे हैं, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं वहाँ पे, कि आप एक परेशानी पहले से ही झेल रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हुए, दूसरी परेशानी आपको और वहाँ पर आ सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बुला रहे हैं, जो आह्वान कर रहे हैं, जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनको आप सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि हमें परमिशन दिखा दीजिए कि 50 लोगों की है, 100 लोगों की है, 200 लोगों की है, तो उतने ही आए। क्यों वहाँ पे 50,000 के इकट्ठा होने भी नहीं दिया जाएगा, बता देता हूँ आपको। चाहे मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन मैं बिल्कुल सच्ची बात करता हूँ और सच के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ।
इसको हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 144 धरना प्रदर्शन की अनुमति जो है उसके लिए संविधान क्या कहता है। देखिए, ये गौर करने की बात है कि धरना प्रदर्शन में किसी भी तरह की हिंसा न हो और प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। मौलिक अधिकारों का हवाला देकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के साथ ये भी जरूरी है कि सभी तरह के कानून का पालन किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। वही अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को ये अधिकार है कि वे अपनी मांग और किसी बात के विरोध के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा हों। ये हक है आपको भी कि आप अपनी बात के लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास में ये देख सकते हैं आपको लगता है, मेरी बात पे यकीन नहीं होता है, आप संविधान की किताबें हैं आपके पास में, पॉलिटी आप पढ़ते हैं, जीके में आप पढ़ रहे हैं, आप सर्च कर लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए कि धरना प्रदर्शन देने के लिए मुझे कहाँ अनुमति लेनी पड़ेगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। इस बात पर आप, यदि उस समय हम लोगों को धोखा हो गया था, देखिए हम लोगों को बड़ा धोखा उस समय लगा कि हम भी बहकावे में आके 12 नवंबर को गए थे। और अब जब हमें भी कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा कि आप कह रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, हम दिल्ली जाने के लिए नहीं कह रहे, हम दिल्ली चलने के लिए कह रहे हैं। हम आपसे एक दिन पहले चलेंगे वहाँ पे, हम वहाँ 13 को ही चले जाएंगे, लेकिन पहले परमिशन तो दिखा दी जाए। धरना प्रदर्शन करने के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। कानून और व्यवस्था राज्य का मसला है, इसलिए इसको लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम कॉमन हैं जो तकरीबन हर जगह अपनाई जाती है। मसलन धरना प्रदर्शन से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी है। इसके लिए पुलिस की परमिशन और उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अब 12 नवंबर वाला जो है, देखिए आज हमारा जो है, हमें ये वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसको देखकर काफ़ी लोग हमारे ऊपर गुस्सा हुए, काफ़ी कैंडिडेट्स गुस्सा हुए कि आप लोग गलत राय दे रहे हो। हम गलत नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं कि 12 नवंबर वाला जो परमिशन है कि पुलिस कमिश्नर के यहाँ से परमिशन मिला था 12 नवंबर को, तो वो भी हमें दिखा दो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। 500 रुपया हमारे से भी ले लिया गया। सीएम नीतीश कुमार जी के यहाँ पे जाएंगे बिहार में कैंडिडेट्स, और 500 रुपया हमसे भी ले लिया गया। जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम पैसा लेते हैं, किसी एक बंदे से नाजायज़ 1 रुपया नहीं लिया, पूरी मदद करी है। और उस समय जब दिल्ली गए हैं तो आपके साथ 2 गाड़ियाँ गई हैं हमारी, एक बस हम यहाँ से करके लेके गए हैं। अब फिर तैयार हूँ आपके लिए। सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी के जो बच्चे हैं उनको फ्री लेकर जाऊँगा यदि परमिशन मुझे दिखा दी जाती है तो। 5 बसें मैं खुद अपना पर्सनल मैं एक्सपेंस करूँगा उस पर। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ तैयार हैं, हमारे साथ। वो कहते हैं कि हम आपको तेल खर्चे में आपको दिल्ली लेकर चलेंगे, और बिल्कुल एक कैंडिडेट से 1 रुपया नहीं लूँगा। सीकर, झुंझुनू, चूरू के जो बच्चे जाएंगे, कितने जा सकते हैं वो सब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बिना पुलिस की परमिट और परमिशन के आप लोग वहाँ जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे, बता रहा हूँ आपको। सिर्फ भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लेना है। अगर पुलिस को लगता है कि इससे इलाके की शांति को खतरा है और इससे तनाव या हिंसा के हालात पैदा हो सकते हैं, तो पुलिस परमिट देने से मना कर सकती है। धरना प्रदर्शन के बारे में हर तरह की जानकारी पुलिस को देना जरूरी है। क्या जानकारी देना जरूरी है वो देख लीजिए। पुलिस को यह भी बताना पड़ेगा कि धरना प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। अब क्या कारण यहाँ बताया जाएगा कि एसएससी जीडी की भर्ती को 3 साल हो गए। हमारे यहाँ पे यूपीएससी की सबसे बड़ी भर्ती होती है, उसमें भी कैंडिडेट्स जो हैं वो ओवर एज होते हैं। एडवोकेट से कंसल्ट किया गया, एडवोकेट ने कहा कि आप आधा नंबर से रह गए हैं, इस बात पर आप रिट याचिका नहीं लगा सकते। आप ओवर एज हो गए हैं, इस बात पर आप रिट याचिका नहीं लगा सकते। पटना के एडवोकेट जो है उन्होंने लौटा दिया उनको, जयपुर के एडवोकेट्स ने लौटा दिया, दिल्ली के एडवोकेट्स ने लौटा दिया कैंडिडेट्स को कि आप रिट याचिका वहां दाखिल कर सकते हैं जहां पे आपके कॉलम नंबर 15 और 18 में गलतियां हुई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती हुई है। इसकी तारीख, तय समय सीमा और इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या के साथ यह भी बताना होगा कि किन किन इलाकों से यह गुजरेगा। हमें यह कहा जा रहा है कि शांति मार्च निकालेंगे। 12 नवंबर को भी यही कहा गया था कि शांति मार्च निकालेंगे, लेकिन वहां पर राजघाट पर जाने नहीं दिया गया। शहीद पार्क में सड़क के ऊपर बिठा के भाषण दे के वहाँ से लौट जाने के लिए कह दिया गया। कितना बुरा लगा था, मुझे खुद को पता है कि क्या स्थिति थी वहाँ पर। अब अनुमति हासिल करने के लिए अनुमति हासिल करने वाले का नाम, पता और फ़ोन नंबर देना जरूरी है।
अनुमति हासिल करने वाले के दस्तावेज मसलन पहचान पत्र, आवास प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ और एफिडेविट देना जरूरी है। संविधान का 19(1)(b) अगर सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है तो अनुच्छेद 19(1)(3) उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाता है। कौन सी पाबंदियां हैं? धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती अगर राज्य की सुरक्षा को इससे किसी तरह का खतरा हो, अगर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर इसकी वजह से असर पड़ने की आशंका हो, अगर आम जनजीवन के डिस्टर्ब होने का खतरा हो, अगर इससे अदालत की अवमानना का मामला बनता हो। यानी न्यायालय ने यदि पहले से ही निर्णय कर दिया कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा और उसके बाद यदि वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है तो इसका मतलब न्यायालय की अवमानना और गिरफ्तारी डायरेक्ट है इसमें। और एक स्टूडेंट जो है वो गिरफ्तार हो जाता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। हमारे कितने ही साथी ऐसे हैं जो हमें कॉल करते हैं कि सर मेरे ऊपर केस चल रहा है और मैं एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया, मेरा क्या होगा। उनको मैं बता देता हूँ कि ज्वाइन करना जो है वो भूल जाएं कि केस चल रहा है, मैं 3 महीने जेल में रह के आया था, क्या मैं एसएससी जीडी में ज्वाइन कर पाऊंगा? कतई ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये हो गया है। सेक्शन 44, पिछली बार 12 नवंबर को जब गए थे तब धारा 144 कहा कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। 12 नवंबर को आप लोगों में से जो कैंडिडेट्स गए थे उनको इस बात की जानकारी है कि सुबह जब राजघाट पहुँचने लगे वहाँ से पुलिस ने डिस्पर्स करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे धारा 144 लगी है, आप तुरंत यहाँ से रवाना हो जाइए। धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। सरकार ये धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है। क्या है धारा 144 और उससे जुड़े हुए अहम सवाल? सेक्शन 144 अब सेक्शन 144 सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो, वहाँ पर हुड़दंग हो सकता था। उस दिन भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो आवेश में आ गए थे जबकि स्ट्रेंथ बहुत कम थी। और अब इकट्ठा करने की बात की जा रही है। 50,000 को मजाक नहीं समझा है वहाँ पर कि वहाँ पर इंटेलिजेंस जो है वो आपको 50,000 जो आप आ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर 50,000 की अनुमति आपको लेनी होगी। और कौन अनुमति के लिए आवेदन कर रहा है? हमें आवेदन दिखा दे। प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी हुई है और उसको सर्कुलेट करके कैंडिडेट्स को गुमराह किया जा रहा है कि अनुमति मिल गई है। हमें जो है वीडियो उसके लिए बनाना पड़ा हमें, क्योंकि हमारी बात जो है उसको कैंडिडेट्स यकीन नहीं कर रहे और हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो जाए। दोस्तों, आप एक नुकसान पहले उठा चुके हैं, आप अभी हताश हैं, निराश हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन टूटना नहीं है। मैं बता देता हूं आपको कि आपके ही बहुत सारे साथी जो सेलेक्ट हुए हैं वो 2011 वाली भर्ती से तैयारी कर रहे थे, वो अभी सेलेक्ट हुए हैं और एसएसएफ में सेलेक्ट हुआ है। जो 15 में 1 नंबर से चूक गया था वो इस बार 15 में 1 नंबर से चूकने का मतलब है असम राइफल मिलता, और इस बार 1 नंबर से इस बार सेलेक्ट हो गया, एसएसएफ में सेलेक्ट हो गया, तो पूरा सर्विस जो है वो दिल्ली में रहेगा बंदा। सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो, जहां धारा 144 लगती है उस इलाके में 5, अब ये देखिए, 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। अब बीइंग ए सिटीजन मैं 14 फरवरी को जंतर मंतर भी जा सकता हूँ, राजघाट भी जा सकता हूँ, देश का नागरिक हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन धरना प्रदर्शन में मैं नहीं जा सकता जब तक कि धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाले जो है वो अनुमति नहीं दिखा सकते हैं। दोस्तों, भावनाओं से काम नहीं होगा। यहाँ पर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि बिना अनुमति के आप कैसे कहीं जाके आप खड़े हो जाएंगे। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। ये धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है। कब तक लग सकती है? धारा 144 को 2 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इंसानी जीवन को खतरा टालने या फिर किसी दंगे को टालने के लिए इसकी ज़रूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं, आप में से जो साथी अभी सेलेक्ट हो गए हैं और जाएंगे बीएसएफ में, तो बीएसएफ का जितना भी हमारा बॉर्डर इलाका है वहाँ पर संबंधित जिला अधिकारी जो है वो धारा 144 वहाँ हमेशा लागू रहती है कि बॉर्डर इलाका जो है वहाँ पर एक साथ जो है किसान भी जो काम करने जा रहे हैं उनके भी वो भी एक साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते।
ये धारा 144 है। लेकिन इस स्थिति में भी धारा 144 लगाने की शुरुआत तारीख से 6 महीने से ज़्यादा समय तक इसे नहीं लगाया जा सकता। अब सज़ा का प्रावधान, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, कई बार अखबार में आपने देखा होगा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर ले जाती है और कहीं शहर से दूर ले जाकर छोड़ देती है। गिरफ्तारी हो सकती है। गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कानून बता रहा हूं। और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपका स्क्रीनशॉट हम वायरल कर देंगे, हम आपके चैनल को बंद करवा देंगे, बता देता हूं कि उनकी औकात नहीं है कि चैनल को बंद करवा दें। सच्ची बात करता हूं और हक की बात करता हूं। और 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो मेरे से जुड़कर हमारे डॉक्टर की एडवाइस लेकर एक्सरसाइज करके मेडिकल में फिट हुए हैं और कितने ही जो है हमारे वो सेलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह का वहम जो है वो उनको निकाल देना चाहता हूं मैं। इसके लिए अधिकतम 3 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। धारा 144 और कर्फ्यू के बीच फ़र्क क्या है? ध्यान रहे कि सेक्शन 144 और कर्फ्यू एक चीज़ नहीं है। कर्फ्यू बहुत ही ख़राब हालत में लगाया जाता है जब उस स्थिति में लोगों को एक खास समय या अवधि तक अपने घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। मार्केट, स्कूल, कॉलेज आदि को बंद करने का निर्देश दिया जाता है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान ट्रैफिक पर भी पूरी पाबंदी रहती है। कोरोना के दौरान कर्फ्यू लगा है, आपको पता है। नाइट कर्फ्यू अभी भी हमारे देश में बहुत सी जगह होता है। बॉर्डर इलाके में नाइट कर्फ्यू होता है, बॉर्डर इलाके में 144 भी होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये फिर आपको बता देता हूँ कि कांस्टेबल जीडी, आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोगों को उकसाया जा रहा है, आप लोगों को भड़का के या आप लोगों की भावनाओं से खेल कर आप लोगों को एक ज्ञापन देने के नाम पर, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के नाम पर हमसे पैसा ले लिया गया। हमें ये कहा गया कि हम आपको वहाँ का वीडियो बना के देंगे, आप इसमें अपनी तरफ से कुछ सहयोग कीजिए, आप 500 आप दीजिए। वो 500 हमने दिया, ना हमें कोई वीडियो दिया, ना पिक दिया, कुछ नहीं हमें दिया। जब हमने उसको ये पूछना चाहा कि आपने क्या किया, तो बोले हमें मिलने नहीं दिया गया। तो देखिए दोस्तों, आप खुद वयस्क हैं, समझदार हैं, फ़ौज में भर्ती होने का इरादा रखते हैं, हौसला रखते हैं, तो इतनी जल्दी टूटना नहीं है, हताश नहीं होना है। और जो भी निर्णय करना है अपने विवेक से करना है, अपने परिजनों की अनुमति से करना है। जल्दबाजी में आके निर्णय नहीं करना है। अनुमति दिखा दी जाएगी, हम 13 को वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं है इसमें, किसी के साथ परेशानी नहीं है। हम बिल्कुल इस मुहिम में आपके साथ हैं। आपको लेटर लिखने की जो बात है वो हमने बताया कि आप लेटर लिखिए, गृह मंत्री जी को आप लेटर लिखिए, अपनी जायज़ बात है वो लिखिए। जो कॉलम 15 और 18 में जो गलती वाले कैंडिडेट हैं उनको हम एडवाइज़ कर रहे हैं कि आप जाइए एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई थी क्वेश्चंस पर और उनकी आपत्ति सॉल्व नहीं की गई, वो रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आप इस आधार पर रिट याचिका दाखिल नहीं कर सकते कि मैं ओवर एज हो गया हूँ, भर्ती 3 साल तक चली थी। ये कोई आधार नहीं बनता। भर्ती 3 साल तक, भर्ती 1 साल डिले जो है वो कोरोना की वजह से हुआ है, वरना आपका जो है मार्च में आपके री मेडिकल होने थे और मई में आपके रिजल्ट्स निकल जाने थे और जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जानी थी। ये सब तैयार था, लेकिन सब प्रोग्राम जो है वो आगे हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। मैं आपको सिर्फ जो है कानूनी बात जो है वो मैंने आपको बताई है। और मेरा फ़र्ज़ बनता है ये कि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई उनका नुकसान नहीं हो जाए, उनके नुकसान से बचाने का मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं वो अदा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।